हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट वॉज योर डिसीजन टू फाइट एंड नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक इट राइट। यानी कि जो भी आपने लाइफ में फैसले लिए हैं ना, वो आपके खुद की चॉइसेस हैं, आपके खुद के डिसीजंस हैं। फिर अगर आप बाद में बोलते हैं कि यार ये गलती हो गई या ये ऐसा हो गया, उसका वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपके डिसीजन को सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। और अगर गलत है तो फिर उसको भी करेक्ट करना वो भी आपकी जिम्मेदारी है। आप उसका बहाना नहीं दे सकते कि मैंने उस टाइम पे ये गलती कर दी या ये गलत डिसीजन ले लिया, राइट। सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने आज डिसाइड किया ना कि आपको एसएससी सीजीएल करना है, तो आपको हर वो व्यक्ति जो आपको गलत साबित बोलेगा कि नहीं भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते ये चीज़, हर उस व्यक्ति को रॉन्ग्स प्रूफ करना और खुद को राइट प्रूफ करना आपके हाथ में। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप अपने आप को राइट प्रूफ कर पाएंगे और सफलता जो है वो अपने आप में आप सबका आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो आपके डिसीजन हैं, उनको सही साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस exercise for SSC CGL 2024. A WHO report has flagged the seriousness of India's hepatitis challenge. एक WHO की रिपोर्ट आई है जिसने फ्लैग किया, मतलब चिन्हित किया, रेखांकित किया, हाईलाइट किया। क्या हाईलाइट किया कि भाई इंडिया में हेपेटाइटिस कितना बड़ा चैलेंज बन चुका है, कितने सीरियस और गंभीर स्थिति है ये। With nearly 3 crore hepatitis B patients and more than 50 lakh hepatitis C patients, the country's burden of these liver disease is the second highest in the world। बोल रहे हैं 3 करोड़ से भी ज़्यादा हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स हैं और 50 लाख से भी ज़्यादा हेपेटाइटिस सी के पेशेंट हैं। तो ये दिखाता है कि हमारा देश जो है इस बोझ के तले दबा हुआ है और ये लीवर जो है, लीवर से जुड़ी हुई बीमारी है और सेकेंड हाईएस्ट है वर्ल्ड रैंकिंग में। यानी कि चलो किसी चीज़ में हिंदुस्तान अच्छे नंबर पर आया है कि भाई सेकेंड हाईएस्ट, फर्स्ट हाईएस्ट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस कौन से देश के रजिस्टर्ड हैं। दे क्लेम्ड मोर दैन 1 लाख लाइव्स इन 2022। 2022 में 1 लाख से भी ज़्यादा जाने गई हैं इसकी वजह से। इवन मोर वरिंग इज दैट अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द इन्फेक्टेड कम अंडर द डायग्नोस्टिक एम्बिट। और इससे भी ज़्यादा चिंता का विषय क्या है कि भाई बहुत ही थोड़े से लोग जो हैं डायग्नोसिस के एम्बिट यानी कि दायरे के अंदर आते हैं। लेस देन 30% ऑफ हेपेटाइटिस सी केसेस आर डिटेक्टेड। 30% से भी कम हेपेटाइटिस सी के केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं। द फिगर ऑफ हेपेटाइटिस बी इज लेस देन 3% और हेपेटाइटिस बी के तो 3% से भी कम केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं। द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, अब ऐसा नहीं सरकार कुछ कर नहीं रही, उन्होंने एक संस्था बनाई हुई है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एलिमिनेट करना। किस चीज़ को एलिमिनेट करना? हेपेटाइटिस सी को 2030 तक एलिमिनेट करना, मतलब ख़त्म कर देना, बिल्कुल निस्तो नाबूद कर देना। तो बोल रहे हैं कि इसका उद्देश्य है कि ये हेपेटाइटिस सी को तो 2030 तक एलिमिनेट कर दे एंड achieve significant reduction and morbidity and mortality associated with hepatitis B। और हेपेटाइटिस बी के साथ जुड़ा हुआ जो भी मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी यानी कि कितना ज़्यादा सीरियसनेस है और कितनी मृत्यु दर है उसको कम किया जाए। काफ़ी सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में उसको कम किया जाए बाय दैट ईयर। यानी कि 2 टारगेट है, 2030 का एक टारगेट दिया हुआ है। 2030 तक क्या करना है? हेपेटाइटिस सी के जो केसेस हैं उनको तो बिल्कुल एलिमिनेट करना है और हेपेटाइटिस बी के जो केसेस हैं उसके जो गंभीरता है और उसके जो मोर्टैलिटी रेट है उसको कम करना, ठीक है। मतलब वो मानते हैं कि हेपेटाइटिस बी जो है इमीडिएटली ख़त्म नहीं की जा सकती, लेकिन उसको हम कम ज़रूर कर सकते हैं। The WHO report is a warning that country has much work to do to attain this target। अब WHO की ये जो रिपोर्ट है ये एक किस्म से एक चेतावनी है। किस चीज़ की? कि भाई आपको अभी बहुत काम करने पड़ा है। आप 2024 में एंटर कर चुके हैं, सिर्फ आपके पास 6 साल है। इन 6 सालों के अंदर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप 2030 तक ये टारगेट अचीव कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको एक्सटेंशन मांगनी पड़ेगी कि भाई और 5 साल दे दो और 10 साल दे दो, अभी तक तो हम कर नहीं पाए और कर लेंगे, वो चीज़ करनी पड़ेगी। However, the ग्लोबल हेल्थ एजेंसी हैज़ ऑल्सो स्ट्रक अ नोट ऑफ ऑप्टिमिज्म। हालांकि जो ग्लोबल हेल्थ एजेंसी, कौन सी है ग्लोबल हेल्थ एजेंसी? WHO। उसने एक ऑप्टिमिज्म की भी बात यहाँ पे कही है। वो क्या है? कोर्स करेक्शन बिटवीन 2024 एंड 2026 कैन ब्रिंग NVHCP ऑन ट्रैक।
उन्होंने ये बात कही है कि अगर आप 2024 से 2026 के बीच में अपना दिशा सुधार लें, दिशा दशा दोनों सुधार लें, तो आप अपना टारगेट जो है वो समय पर पूरा कर पाएंगे। ठीक है। हेपेटाइटिस बी एंड सी आर स्प्रेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड ब्लड। अब ये फैलते कैसे? हमने बात तो कर ली बीमारी की, कितने बड़ी बीमारी है वो भी हमने समझ लिया, वर्ल्ड रैंकिंग में हम कहाँ, वर्ल्ड की नज़र में हम कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी हमने समझ लिया। लेकिन होते कैसे हैं? तो होते हैं, अगर किसी हेपेटाइटिस बी या सी से संक्रमित पेशेंट का खून आपको ट्रांसफ्यूज कर दिया गया, आपको चढ़ा दिया गया, तो अब आप बोलोगे कि भाई इतनी ज़्यादा हम लोग आजकल जांच रखते हैं, इतनी सारी इंक्वायरीज करते हैं, तो क्या अभी भी ये संभव है? हेपेटाइटिस बी कैन लीड टू द स्कारिंग ऑफ लिवर टिश्यूज एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। स्कारिंग मतलब घायल होना, जख्मी होना। तो हेपेटाइटिस बी की वजह से जो लिवर के टिश्यूज हैं वो जख्मी हो जाते हैं, मतलब उसमें कुछ घाव उत्पन्न हो जाते हैं और कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। डायग्नोसिस इज कॉम्प्लिकेटेड। डायग्नोसिस जटिल है इसका। क्यों? कैरियर्स कैन हार्बर द वायरस फॉर ईयर्स विदाउट अपेयरिंग टू बी डिजीज। क्योंकि जिसके अंदर ये वायरस होगा उसको सालों तक पता भी नहीं होगा कि उसके अंदर ये वायरस है, क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देते। कई सालों तक वो बिना कोई सिम्टम शो किए आपके बॉडी के अंदर पनपता रहता है। सीरियसनेस तब आती है जब ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ज़्यादा इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। दे कैन इन्फेक्ट अदर्स इवन व्हेन दे डू नॉट शो सिम्टम्स। तो इसलिए जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था कि 14 डेज का हमें बफर टाइम दिया जा रहा था कि 14 दिन के बाद में 7 डेज के बाद में आपके सिम्टम्स दिखने शुरू होते। तो क्या उन 7 डेज के अंदर डे 1 से लेकर डे 7 के बीच में आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, सांस के जरिए इन्फेक्ट कर सकते थे, चाहे सिम्टम्स नहीं दिखाई दिया। हो सकता है एक व्यक्ति को 20 साल तक कोई सिम्टम नहीं दिखाई दिया, पर क्या इन 20 सालों के अंदर उसके जरिए किसी और को इन्फेक्शन नहीं हुआ होगा? पॉसिबिलिटी है, संभावना है, हुआ होगा। ठीक है। तो वो बिना सिम्टम्स दिखाए भी वो दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकते हैं। These often show up only when pathogen takes an aggressive form। और ये तभी दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं? सिम्टम्स तभी दिखाई देते हैं जब ये पैथोजन जो है, परजीवी जो है, हमारे शरीर में रहने वाला जो ये वायरस है, ये क्या करे? एग्रेसिव फॉर्म ले ले, आक्रामक रूप ले ले, यानी कि ये ज़्यादा भयानक हो जाए, तभी ये दिखाई देता है। There is no cure, though treatment can help manage symptoms to an extent। और इसका कोई क्योर नहीं है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट के जरिए हम सिम्टम्स को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। The NVHCP initiated in 2018 provides फ्री टेस्टिंग एंड मेडिकेशन। अब NVHCP जो है ये 2018 में इसकी गठन किया गया था, 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये क्या करता है? ये फ्री मेडिसिन देता है, फ्री टेस्टिंग देता है और मेडिसिन देता है। ठीक है, टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड कराता है और मेडिसिन भी फ्री प्रोवाइड कराता है। हाउएवर, हालांकि द WHO रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट द प्रोग्राम हैजंट टच्ड मोस्ट पेशेंट्स। लेकिन WHO की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि प्रोग्राम तो आपने चला लिया, लेकिन इससे ज़्यादातर पेशेंट्स तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे, आपकी पहुंच ही नहीं है पेशेंट्स तक। इसका मतलब क्या हुआ? हमें कागजी कार्रवाई में तो लिख दिया कि भाई हमने ऐसे ऐसे संस्था बनाई, ऐसे करे, ऐसे करा, लेकिन उसकी ज़मीनी हकीकत, उसको ज़मीन के लेवल तक पहुंचने में समय लग रहा है। Rigorous adoption of blood screening protocols in the past 20 years has substantially reduced the risks from transfusion। अब बोल रहे हैं जो हम बहुत कठोर ब्लड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स अपना रहे हैं, जैसे कि ब्लड की टेस्टिंग की जाती है किसी को भी चढ़ाने से पहले या जो भी व्यक्ति से लेने से पहले भी टेस्टिंग की जाती है। तो ये पिछले 20 सालों में हमने अपने ब्लड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स तो इम्प्रूव करे हैं। इससे क्या हुआ है? ट्रांसफ्यूजन के जरिए, यानी कि मैंने आपको खून दिया या आपने किसी और को खून दिया, उसके जरिए जो हेपेटाइटिस बी है, इसके फैलने की संभावनाएं बहुत कम हो चुकी हैं, मिनिमम हो चुकी हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस इन द कंट्री आर टुडे पास्ड ऑन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अब आज की डेट में ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के जो केसेस हैं, जो वायरस है, जो इन्फेक्शन है, वो एक माँ से अपने बच्चे में जाता है। अब कैसे जा सकता है? प्रसव के दौरान में, मतलब बच्चा जब उत्पन्न हो रहा है, बन रहा है, फॉर्मेशन ईयर है फीटस के, उस दौरान में हो सकता है। ठीक है। वैक्सीनेशन कैन प्रिवेंट द डिसीज बट द हाईएस्ट इम्यूनिटी इज कन्फर्ड। और वैक्सीनेशन से हम इस डिजीज को बचा तो सकते हैं, इस डिसीज से बच तो सकते हैं, बच्चे को बचा सकते हैं, लेकिन
उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. When the child is administered a jab just after birth, जैब मतलब इंजेक्शन, जब बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जो है वो ये इंजेक्शन लगाना होता है, उस टाइम पे उनको इम्यूनिटी बहुत हाई चाहिए. इन इंडिया लेस देन 50% इन्फेंट्स गेट वैक्सीनेटेड दिस अर्ली. लेकिन हिंदुस्तान में ये शुरुआती पैदा होने के तुरंत बाद वैक्सीनेशन 50% से भी कम बच्चों को मिलती है. क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में आज भी गांव देहात के इलाकों में बच्चों का जन्म जो है वो घरों में ही होता है. ठीक है, और घरों में अगर जन्म होएगा तो दादी नानियों के 100 तो चोचले होते हैं कि ये मत करो नज़र लग जाएगी, वो मत करो नज़र लग जाएगी, ऐसे मत करो या वैसे मत करो. इनफैक्ट डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जो साइंटिफिक वे है, मैं इसको ये नहीं कह रही कि हमारे ट्रेडिशनल वेज बिल्कुल गलत हैं, ये नहीं मैं कह रही, बट जो डॉक्टर्स कहते हैं कि बच्चे को शुरुआत के 6 महीने में माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए. लेकिन हमारे ट्रेडिशन में क्या है कि उसको पहले शहद चटाना चाहिए. ठीक है, तो जो कि गांव के ट्रेडिशन में करते हैं, राइट. तो बोल रहे हैं कि 50% से भी कम बच्चों को इस उम्र में वैक्सीनेशन मिल पाती है. दिस इज लार्जली टू डू विद द लो रेट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ्स. वही चीज़ आ गई कि घरों में बच्चे पैदा हो रहे हैं दाइयों के जरिए, तो फिर उन बच्चों को कहाँ से वैक्सीनेशन लगेगा. In the large part of the country, informing community healthcare workers with vaccination protocols could increase the efficacy of the immunization regime. तो इसका एकमात्र समाधान क्या है? अब हर गांव में आशा वर्कर्स होंगे, आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे. ठीक है, उनको क्या किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई इस बच्चे गांव में कोई भी बच्चा होगा तो इनको तो पता होगा ही होगा, क्योंकि आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर्स ऐसे हैं जिनका गांव के लोकल लेवल पे जो है मौजूदगी रहती है, तो इनको पता होएगा. तो ये बता सकते हैं कि भाई अब आपके बच्चे को आपको ये टेस्ट कराने चाहिए, ये आपके वाइफ को ये प्रॉब्लम्स थी, हेपेटाइटिस बी की स्थिति थी, तो आप अपने बच्चे को ये इंजेक्शन लगवाओ जिससे बच्चे को ये चीज़ नहीं होगी. हेपेटाइटिस सी इज़ फार इजियर टू ट्रीट. अब वहीं बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की, तो ये आसान है इसका ट्रीटमेंट. कैसे? एंटीवायरल्स कैन क्योर द डिजीज एंड प्रिवेंट लॉन्ग टर्म लिवर डैमेज. एंटीवायरल्स की मदद से हम इस डिसीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, और लंबे समय तक होने वाले जो लिवर डैमेज है उससे बच सकते हैं. अकॉर्डिंग टू WHO, ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया आर अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट आया कि WHO के अनुसार हिंदुस्तान में इस बीमारी के इलाज पे जो खर्च है वो दुनिया में और कहीं भी होने वाले खर्च में सबसे कम है. यानी कि यहाँ पे बीमारी का इलाज जो है ज़्यादा अफोर्डेबल है. ठीक है, but 70% patients eluding the diagnostic network speaks of a healthcare deficit that must be addressed immediately. eluding मतलब बचना, लेकिन 70% से भी ज़्यादा पेशेंट या 70% पेशेंट्स जो हैं इस डायग्नोस्टिक नेटवर्क से बच जाते हैं, इस डायग्नोस्टिक नेटवर्क के दायरे से बाहर हो जाते हैं. तो ये क्या दर्शाता है? भाई मेडिसिन सस्ती हैं, टेस्टिंग सस्ती है, इलाज सस्ता है, तो क्या प्रॉब्लम है? उनका डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा ना, क्योंकि हमें पता है कि ये बीमारी सिम्टम्स ही नहीं दिखाती कई सालों तक, तो फिर उनको पता ही नहीं होगा. अब हमारे हिंदुस्तान में ऐसा तो है नहीं कि हम रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं. जब तक सर्दी खांसी भी शुरुआत के दिनों में होती है, बुखार भी होता है, तो घरेलू नुस्खे या पैरासीटामोल खा लो या फिर घरेलू नुस्खे जो है वो आजमा लो या फिर केमिस्ट से जाके दवाई ले आओ. राइट, यही करते हैं हमारे देश में. आपने कब अपने आस पड़ोस में किसी को सुना होगा कि भाई मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए जा रहा हूँ? कहीं नहीं सुना. तो वही चीज़ है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई हमें ये बीमारी है, फिर वो इलाज कैसे करेंगे, तो वो इससे बच जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है जिसको तुरंत प्रभाव से सुलझाने की ज़रूरत है. वेदर it's containing viral diseases like hepatitis or bacterial infections like TB. चाहे हम इसके अंतर्गत वायरल डिजीजेज जैसे कि हेपेटाइटिस या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि टीबी की बात करें, देयर कैन बी नो शॉर्टकट्स टू एक्सपैंडिंग द कंट्रीज मेडिकल फैसिलिटी. तो यहाँ पे कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता कि हमें अपने देश की मेडिकल फैसिलिटीज़ का विस्तार करना है तो उसके लिए हम कोई ऑल्टरनेटिव या छोटा रास्ता ढूंढ लें. पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है, तो ये था पैसेज. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू बेस्ड ऑन द WHO रिपोर्ट रिगार्डिंग हेपेटाइटिस इन इंडिया. क्या इनमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया हैज़ द हाईएस्ट बर्डन ऑफ हेपेटाइटिस. हाईएस्ट नहीं है, सेकेंड हाईएस्ट है. इनकरेक्ट हो गया. The National Viral Hepatitis Control Program aims to eliminate both hepatitis B and C by 2030. तो उन्होंने बोला कि हेपेटाइटिस सी को 2030 तक हमने ख़त्म करना है और हेपेटाइटिस बी के जो प्रभाव हैं उसको कम करना है. तो ये इनकरेक्ट हो जाता है.
Less than 30% of hepatitis B cases and less than 3% of hepatitis C cases are detected in India, highlighting a significant gap in diagnostic ambit. बिल्कुल करेक्ट है, 30% से भी कम और 3% से भी कम हेपेटाइटिस बी और सी के रिस्पेक्टिवली केसेस डिटेक्ट किए जाते हैं, और जिसका मतलब क्या राइटर ने बोला कि भाई इसके अंदर मतलब है कि आपके हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है, डायग्नोस्टिक गैप है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. What is the tone of the line? अब टोन ऑफ द लाइन और टोन ऑफ द पैसेज दो अलग चीजें हैं. किसी लाइन की टोन पैसिव के विपरीत पॉजिटिव भी हो सकती है, पैसिव हो सकता है क्रिटिकल हो, लाइन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक हो. अलग भी हो सकता है, कोई लाइन जो है वो ऑप्टिमिस्टिक भी हो सकती है जबकि पूरा का पूरा पैसेज एनालिटिकल है. ठीक है, तो आपको देखना है कि लाइन पूछा है या पैसेज पूछा है. अकॉर्डिंग टू WHO, ट्रीटमेंट कॉस्ट इन इंडिया आर अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. बोल रहे हैं WHO के अनुसार जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है वो दुनिया में सबसे कम है, सबसे कम खर्च है. ठीक है, but 70% patients eluding the diagnostic network speaks of the healthcare deficit that must be addressed immediately. लेकिन 70% लोगों का पेशेंट का इस डायग्नोसिस से बाहर हो जाना वो दिखाता है कि कितनी बड़ी कमी है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में, जिसको तुरंत प्रभाव से ठीक करने की जरूरत है. तो टोन कैसी होगी देखो, अगर हमें फर्स्ट लाइन को देखें अकॉर्डिंग टू WHO यहाँ तक, तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक लाइन है. लेकिन ये लाइन कंप्लीट कब होती है, जब आगे का इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है. तो कमी बता रहे हैं, दैट मीन्स क्रिटिकल है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The economic impact of hepatitis in India. हेपेटाइटिस की वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे या लोगों की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है. तो भाई देखो, हमने बोला कि ये इलाज इसका सबसे सस्ता है, दुनिया में सबसे सस्ता इलाज है, तो इंसान की इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा. फ्री मेडिसिन भी जो NHCP है जो है उसके ज़रिए मिल रही है, तो वो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. उसमें टेस्टिंग भी फ्री हो रही है, यानी कि ये इनकरेक्ट है. The challenges and strategies in controlling hepatitis in India. Option B is absolutely correct. कि क्या क्या challenges, क्या क्या strategies अपनाई जा रही हैं, क्या क्या challenges आ रहे हैं hepatitis को control करने के लिए. The global efforts to eradicate hepatitis. तो हम दुनिया की बात नहीं कर रहे, हम केवल हिंदुस्तान की बात कर. ठीक है. The role of WHO in healthcare management. ये भी इनकरेक्ट है. यहाँ पे WHO के भी प्रयासों की बात नहीं की गई है, केवल हिंदुस्तान के अपने खुद के प्रयासों की बात की गई है. So option D is incorrect. According to passage, what is crucial step that needs to be taken between 2024 and 2026 to ensure the success of National Viral Hepatitis Control Program? बोल रहे हैं कि 2024 से 26 तक क्या कदम उठाना चाहिए जिससे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का जो सफलता है वो सुनिश्चित की जा सके. तो यही बोला ना कि 2 साल के अंदर आपको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका जो टारगेट है 2030 तक का, आप उस रास्ते पर सही हो पाएंगे. The complete eradication of hepatitis B and C from India by 2026 इनकरेक्ट है. अभी हमें 2 साल में तो कोर्स करेक्शन करनी है, अगर नहीं की तो हो सकता है 2030 तक हम कंप्लीट ना कर पाए, तो पीछे गलतियां हुई तो वो 2 साल के अंदर खत्म नहीं हो जाएंगी. A course correction that can bring the NVHCP on track to achieve its goals. Option B is correct. एक ऐसा हमें कोर्स करेक्शन दशा बदलने की कोशिश करनी चाहिए जिससे कि NVHCP जो है वो अपने सही दिशा में सही रास्ते पर आ जाए. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. According to the passage, all of the following are true about the challenges of combating hepatitis B in India, except that the majority of hepatitis B infections in India are transmitted from mother to child. बच्चे से माँ से बच्चे में जाते हैं ज़्यादातर hepatitis B के cases, highlighting the critical need for early infant vaccination. Correct है ये. Despite the availability of effective vaccinations, less than half of the infants in India receive their first vaccination shot immediately after birth. ये incorrect है, उनको नहीं मिलता. ठीक है, do not receive primarily due to low rate of institutionalized birth. अब institutionalized birth की कमी है, तो इस वजह से आधे से भी कम बच्चों को ये वैक्सीनेशन मिल पाता है इमीडिएटली बाद में. तो बिल्कुल करेक्ट है ये. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Rigorous blood screening protocols adopted over the past 20 years have been ineffective. करेक्ट है.
कि नहीं है? बोल रहे हैं कि अगर हमने जो कठोर ब्लड स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं उनका 20 सालों में उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, जबकि हमने देखा कि पिछले 20 सालों में जो हमने इतने कठोर ब्लड स्क्रीनिंग प्रोसेस अपनाए हैं, प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं, उसकी वजह से अब ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए ये इन्फेक्शन रेयरेस्ट फैलता है। ठीक है, एज मोस्ट हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस आर नाउ एक्वायर्ड थ्रू ट्रांसफ्यूजन। इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है, द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डूइंग, जो बाइडेन की जो सरकार है वो नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है? द स्पाइक इन डेथ्स ऑफ इंडियंस और इंडियन ओरिजिन डैश, आगे इनकम्प्लीट है। जो बढ़ोतरी हुई है मृत्यु दर में हिंदुस्तानियों के या हिंदुस्तानी ओरिजिन के स्टूडेंट्स इन द यूएस दिस ईयर इंडिकेट्स दैट, जो हिंदुस्तानी ओरिजिन के स्टूडेंट्स की डेथ हुई है ना यूएस में, तो स्टूडेंट्स यानी कि क्यू और आर जो है इंटरलिंक्ड है, क्यू के बाद आर आएगा, इंडिकेट्स दैट, वो दर्शाता है, क्या दर्शाता है? दैट द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट डूइंग इनफ टू हॉल्ट द अलार्मिंग अटैक्स। QRPS, ऑप्शन डी इज करेक्ट। द सेंटर ओवर डिजास्टर रिलीफ फंड्स अंडरस्कोर्स, केंद्र का डिजास्टर रिलीफ फंड के ऊपर हाईलाइट करता है। तो हम समझ गए कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है स्टार्टिंग से। हैविंग टू फाइट लीगल बैटल्स विद, लीगल बैटल्स लड़ने पड़ रहे हैं किसके साथ में? विद द सेंटर ओवर डिजास्टर रिलीफ फंड्स अंडरस्कोर्स, ये हो सकता है, तो क्यू के बाद में पी आएगा। अब देखो यहाँ पे भी क्यू के बाद में पी आ रहा है, यहाँ पे भी क्यू के बाद में पी आ रहा है, लेकिन हमें हैविंग टू फाइट लीगल बैटल से हैविंग आने से हमें पता चल गया कि क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, अ स्टेट ग्रैपलिंग विद आफ्टरमैथ ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, एक स्टेट जो कि जूझ रहा है, ग्रैपलिंग मतलब जूझ रहा है, किससे जूझ रहा है? आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ मतलब जो बाद के परिणाम होते हैं, नेचुरल क्लैमिटी मतलब कुछ नेचुरल डिजास्टर, उससे उसके बाद के परिणामों से एक स्टेट जो है वो जूझ रहा है। ब्रॉडर इशू ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो बड़े इश्यूज जो हैं गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े हुए, तो अंडरस्कोर करता है बड़े इशू जो हैं गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी से जुड़े हुए, तो यानी कि पी के बाद में आएगा एस, और आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, RQPS, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट की बात कर रही है। अ स्टेट ग्रैपलिंग विद आफ्टरमैथ ऑफ नेचुरल कैलामिटीज हैविंग टू फाइट लीगल बैटल्स विद द सेंटर ओवर डिजास्टर रिलीफ फंड अंडरस्कोर ब्रॉडर इश्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक स्टेट जो कि खुद ही नेचुरल कैलामिटीज के बाद के परिणामों से जूझ रहा है, उसको डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए लीगल बैटल, कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये दर्शाता है कि भाई हमारे देश में गवर्नेंस और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कितना बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग चुका है। द मेडन परिवर्तन चिंतन, a pioneering tri-service conference held in New Delhi on Monday, is a major step towards achieving the twin goals of jointness and integration in the armed forces. पूरा सही एक ही लाइन में चला हुआ है। मेडन मतलब एकदम नया, न्यूनतम, स्टार्टिंग वाला। तो परिवर्तन चिंतन कुछ एक कॉन्फ्रेंस हुई है, एक पायनियरिंग स्टार्टिंग कॉन्फ्रेंस है ट्राई सर्विस की। तो उसमें कहाँ पे हुई ये कॉन्फ्रेंस? दिल्ली में हुई, मंडे को हुई। इसमें बहुत बड़ा स्टेप, ये एक बहुत बड़ा कदम है किसकी तरफ? तो ताकि हम अपने डबल गोल, ट्विन गोल्स मतलब डबल गोल्स अचीव करते हैं। क्या है डबल गोल्स? जॉइंटनेस है और इंटीग्रेशन है आर्म्ड फोर्सेस का। तो PQRS ऑप्शन डी इज करेक्ट। एट बीर बिलिंग ऑन संडे अंडरस्कोर्स अ ग्रेव कंसर्न, बीर बिलिंग में जो हुआ संडे को वो एक बहुत गहरी चिंता उठा देता है। क्या है? द डेथ ऑफ ऋतु चोपड़ा, अ सीजन पैराग्लाइडिंग पायलट, सीजन मतलब मजा हुआ, बहुत एक्सपीरियंस्ड। तो बुढ़न ऋतु चोपड़ा की मृत्यु जो हुई है वो भी तब जब वो एक सीजन, बहुत ही मजे हुए, बहुत ही एक्सपीरियंस पैराग्लाइडिंग पायलट है। नॉर्म्स इन पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज, जो नियम होते हैं पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज में, द लैक ऑफ स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स, कि हम कठोरता से इंटरनेशनल सेफ्टी नॉर्म्स का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक तो समझ में आ गया। एस के बाद में जो है हमारा आर स्टेटमेंट आएगा। डेथ ऑफ ऋतु चोपड़ा जो है क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, और कहाँ पे उनकी डेथ? पी में हुई, ठीक है, बीर बिलिंग में हुई। तो QPSR ऑप्शन ए इज करेक्ट। द कन्फ्लिक्ट बिटवीन, अब बिटवीन जब बोला जाता है, आपको मैंने दो चीजें सिखाई थी, एक होता है बिटवीन और एक होता है अमंग। अगर तो दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं तो बिटवीन इस्तेमाल होगा। अगर दो से ज्यादा लोग हैं
तो क्या इस्तेमाल होगा, अमंग इस्तेमाल होगा। अब कन्फ्लिक्ट बिटवीन यानी कि दो लोग होने चाहिए, दो एजेंसी होने चाहिए, दो स्टेट्स होने चाहिए, ठीक है, बिटवीन। द अटैक ऑन ऑफिशियल्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट भूपति नगर, बोल रहे हैं अटैक हुआ ऑफिशियल्स कर्मचारियों के ऊपर, किसके, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के कर्मचारियों के ऊपर। कहाँ पे हुआ, भूपति नगर। कहाँ पे है भूपति नगर, इन वेस्ट बंगाल्स ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑन 6 अप्रैल 6 हैज एग्रीवेटेड, उसने क्या किया, एग्रीवेट कर दिया, बढ़ा दिया, किस चीज को बढ़ा दिया, द सेंटर एंड स्टेट। तो ये तो बिटवीन हो गया, द सेंटर एंड स्टेट, दो हो गए या संस्थाएं, एक केंद्र सरकार और एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया, यानी कि पी के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। स्टार्टिंग ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है कि एक अटैक हुआ ऑफिशियल कर्मचारियों के ऊपर, ये हो गया क्यू हमारा फर्स्ट पॉइंट। और कहाँ पे हुआ, भूपति नगर, जो कि वेस्ट बंगाल के ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो QRPS ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टैंड एज द ट्विन इंजन्स डैश आवर नेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेस। साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसे डबल इंजन है, डबल इंजन की सरकार जैसे हम बोलते हैं, तो वैसे डबल इंजन है जो हमारे देश को लेके जा रहे हैं प्रगति की तरफ। बट दे मस्ट एड्रेस द नीड्स ऑफ सोसाइटी, लेकिन माना कि उनसे हम प्रगति कर रहे हैं, हम बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे समाज की बेसिक ज़रूरतें हम, क्योंकि इंडिया जो है एक गरीब देश है, गरीब देश इन द सेंस ये नहीं कि हमारे देश बड़ा गरीब है, लेकिन हमारे देश के लोग जो है वो बड़े गरीब हैं। इंडिया तो बन गया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन क्या वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से हमारे देश को, लोगों को तक थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले बेनिफिट्स पहुंच रहे हैं, नहीं ना। तो वैसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में आप बहुत आगे जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग सन के जो केंद्र है वहाँ तक चले गए, सन के आसपास के इलाके में हमने सैटेलाइट स्थापित कर दी उसको स्टडी करने के लिए, चंद्रयान कंप्लीट कर दिया, मार्स तक पहुँच गए। लेकिन वो मार्स पे पहुँचने का हमारे देश में कहीं दूर दराज के तमिलनाडु, आंध्र के, वेस्ट बंगाल के किसी किसान को क्या फ़ायदा, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको क्या मिलेगा इस चीज़ से। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि दोनों के बीच में एक लिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर्व एज ड्राइविंग फोर्स प्रोपेलिंग आवर नेशन फॉरवर्ड। साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो केंद्र है, वो ड्राइविंग फोर्स है, वो एनर्जी है जो हमारे देश को आगे की तरफ प्रोपेल करती है, धकेलती है, पुश करती है। डैश द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस, बीइंग द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस की वो तरक्की के पहिए हैं, एज द व्हील्स ऑफ प्रोग्रेस जैसे कि तरक्की के पहिए हों, लाइक द व्हील्स ऑफ प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। However, the efficacy of these wheels determines the speed of our journey. लेकिन ये पहिए कितने एफिशिएंट हैं, कितने प्रभावशाली हैं, ये डिटरमाइन करता है कि हम कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। Since independence, Bharat has experienced significant advancements largely attributable के साथ में हमेशा टू इस्तेमाल किया जाता है कि वो किससे प्रेरित हैं, किसकी वजह से हैं, जिनका श्रेय किसको दिया जाता है। तो जब से इंडिपेंडेंस हुआ है भारत ने, हिंदुस्तान ने बहुत एक्सपीरियंस, बहुत सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण अच्छा एडवांसमेंट्स, अचीवमेंट्स एक्सपीरियंस करी हैं, जिनका ज़्यादा श्रेय किसको जाता है, स्ट्राइड्स इन साइंटिफिक इनोवेशन अंडरटेकन बाय आवर साइंटिफिक कम्युनिटी। इसका ज़्यादा श्रेय जाता है उन बड़ी बड़ी छलांगों को जो हमारी साइंटिफिक इनोवेशन जो हमने साइंटिफिक इनोवेशन की फील्ड में करी है, जो कि हमारे साइंटिस्ट द्वारा की गई हैं। दिस प्रोग्रेस इज डैश अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स क्रूशल टू ह्यूमन लाइफ। ये प्रोग्रेस जो है बहुत बड़ी हो सकती है या दिखाई जा सकती है कि ये विजिबल है अलग अलग सेक्टर्स के में, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर्स है, उन सभी सेक्टर्स में दिखाई दे रही है। इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर की फील्ड में दिखाई देती है, फूड, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, इन सभी फील्ड्स में वो दिखाई देती है। डैश द ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशंस इनटू सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफर एनकाउंटर्स challenges primarily due to disconnect between scientific research and grassroots fields. डैश जो ट्रांसलेशन है साइंटिफिक इनोवेशन का सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, उसमें अक्सर हमें चैलेंजेस देखने मिलते हैं। अब भेजा हमने मार्स के ऊपर एक रॉकेट, सैटेलाइट, उसका यहाँ पे बताओ किसान को क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दूध बेचने वाला व्यापारी है उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे आप वो मार्स पे भेजेंगे जो मिशन है जिसमें करोड़ों खरबों अरबों रुपए लगे हैं, उसको कैसे आप समाज को बताएंगे कि भाई आपके इस भले के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो
बीच में गैप है वो बहुत बड़ा है, प्राइमरली ड्यू टू क्योंकि एक डिस्कनेक्ट है, एक बीच में गैप है साइंटिफिक रिसर्च और ग्रास रूट नीड्स, हमारी जो ज़मीनी हकीकत है, ज़मीनी हमारे रिक्वायरमेंट्स है, उनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। साइंस और टेक्नोलॉजी स्टैंड एज द ट्विन इंजन कंपेलिंग, कंपेलिंग मतलब मजबूर करना, चिलिंग मतलब ठंडा करना, प्रोपेलिंग मतलब प्रेरित करना, धकेलना, पुश करना, अनविलिंग मतलब अनिच्छा जाहिर करना। तो यहाँ पे प्रोपेलिंग आवर नेशन टुवर्ड्स प्रोग्रेस, हमारे देश को धकेल रहा है प्रोग्रेस की तरफ, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Science and technology serve as the driving force propelling our nation forward. Dash the wheels of progress. Point to इशारा करते हैं, strip off वंचित रखते हैं, able to कर सकते हैं, akin to जैसे कि तरक्की के पहिए, ठीक है, तो जैसे कि तरक्की के पहिए, akin to is correct. Since independence, Bharat has experienced significant advancement, largely attributable to strides in the scientific innovation undertaken by our scientific community. This progress is dash across various sectors. Equivalent मतलब समान है, benevolent मतलब दयालु, intent मतलब मंशा, और evident मतलब जो कि साफ है, स्पष्ट है, जो कि साफ स्पष्ट है अलग अलग सेक्टर्स में हुई बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ से। डैश द ट्रांसलेशन ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन फर्दरमोर, फर्दरमोर मतलब आगे और ज़्यादा, कॉन्सिक्वेंटली इसके परिणाम स्वरूप, येट फिर भी, देयरफॉर इसलिए, तो यह बोल रहे हैं कि फिर भी जो ट्रांसलेशन है इनोवेशन का हमारी सोसाइटी बेनिफिट्स के लिए, उसमें चैलेंजेस आते हैं, इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं फिर भी उसमें चैलेंजेस आते हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, इसलिए येट आएगा। ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, अगर आपकी हेल्थ और स्ट्रेंथ की धीरे धीरे रिकवरी, मान लो आप बीमार थे, आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई थी पर आप धीरे धीरे अब रिकवर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉन्वेलेसेंस, कॉन्वेलेसेंस इज करेक्ट। पोटेंसी, पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति, बेनिफैक्शन मतलब दान, रिजुविनेशन मतलब कायाकल्प, तो यहाँ पे ऑप्शन ए कॉन्वेलेसेंस इज करेक्ट। The teacher could judge that his intention were dash nefarious, nefarious का एंटोनिम करना है, nefarious का मतलब होता है दुष्ट, तो दुष्ट का एंटोनिम क्या होएगा, बड़ा ही क्रूल, evil, sinful, तो ये हो गया nefarious का मतलब एंटोनिम क्या होगा, पहला है पायस, पायस का मतलब होता है धार्मिक, ट्रेटरस मतलब विश्वासघाती, एनवियस मतलब ईर्ष्या रखने वाला, परफिडियस मतलब कि विश्वासघाती, तो ये सारे इसके सिनोनिम है, एंटोनिम क्या होगा, धार्मिक, ऑप्शन ए एंटोनिम धार्मिक, पायस इज करेक्ट। तो द टीचर कुड जज दैट हिज इंटेंशन वर नफारियस, सो ही वॉज नॉट स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, अगर उसके इंटेंशंस नफारियस नहीं होते, ईविल नहीं होते, तो उसको इसलिए रोका नहीं गया, तो लेकिन उसके कैसे हैं, धार्मिक हैं, इसलिए उसको रोका नहीं गया, सो ऑप्शन ए पायस इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है, आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी मतलब रैंडम, फेवरेट मतलब जो फेवरेट होएगा, अग्रीमेंट जिसपे आपको जो है सहमति दिखानी है, सहमति है, और कन्विक्शन, कन्विक्शन मतलब कोई अपराधी साबित हो गया, तो देखो आर्बिट्ररी के, फेवरेट के, कन्विक्शन के स्पेलिंग करेक्ट है, एग्रीमेंट के इनकरेक्ट है, डबल जी नहीं आता, AGREEMENT, अग्रीमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है जैसे मान लो कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कुछ काम करना है, तो आप सोचते हो कि यार मेरे पास काश ना पहिए वाले जूते होते तो मैं उन पे दौड़ के सारे काम, घिसट के सारे काम कर लेता, तो ऑन द बॉल का मतलब है बहुत क्विक और कॉम्पिटेंट मैनर में। डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड इनकरेक्ट मैनर, इनकरेक्ट, डूइंग अ जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैंने आपको याद करने का तरीका भी साथ में बता दिया। ऑन द बॉल मतलब समझ लो कि आपके पहियों, पैरों में पहिए लगे हुए हैं या फिर बॉल्स लगी हुई हैं जो कि हर तरफ, बॉल बेयरिंग होते हैं जो हर तरफ घूम सकती है, वैसे आपके पैरों में पहिए लगे तो आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, आपके स्टूडेंट्स आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हैड एक्सपेक्टेड गाइडेंस फ्रॉम माई एंड, हैड एक्सपेक्ट नहीं आएगा, हैड एक्सपेक्टेड इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। capable of being bent or pulled into different shapes, जब हम मटेरियल्स पढ़ते हैं ना साइंस में 10th 11th क्लास में, शायद 10th क्लास में आता है, तो इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी,
पोरोसिटी, ये सारे शब्द हम पढ़ते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, किसी भी आप उसको डिफरेंट शेप्स में खींच सकते हो, लंबी तार के रूप में आप उसको खींच सकते हो किसी मटेरियल को, उसको बोलता है उसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके अंदर कितना तनाव आ सकता है, इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, उसके अंदर कितना तनाव आ सकता है, उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसे अलग अलग कुछ वर्ड्स एंड टर्म्स हैं। सबसे पहला इस वर्ड का जो ये स्टेटमेंट गिवन है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है, डक्टाइल, यानी कि जिसमें इतनी क्षमता हो कि उसको किसी भी फॉर्म में बेंड किया जा सके, उसको कितनी भी लंबा खींचा जा सके। उसके बाद में है ऑप्शन ए लाइथ मतलब लचीला, विलोई मतलब दुबला, लाइसम मतलब कि लचीला। सो ऑप्शन ए डक्टाइल इज करेक्ट। ही डिडंट ईट अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड एट हिज डॉटर्स वेडिंग। उसने एक भी निवाला नहीं खाया खाने का अपनी बेटी की वेडिंग में। अब आपको पता चल गया एक और वर्ड मॉर्सल, मॉर्सल मतलब निवाला, ठीक है, जो हम खाने का निवाला लेते हैं, राइट, या बाइट लेते हैं, उसको बोला जाता है मॉर्सल। तो उसने एक छोटा सा निवाला भी नहीं खाया अपनी बेटी की शादी में। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ईट हमारा वर्ब है, तो मॉर्सल, अ सिंगल मॉर्सल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड वॉज नॉट ईटन बाय हिम एट हिज डॉटर्स वेडिंग। अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड इज नॉट ईटन, अभी नहीं खाया गया, पास्ट की घटना बता रहे हैं ना। अ सिंगल मॉर्सल ऑफ फूड वॉज नॉट ईटन बाय हिम एट हिज डॉटर्स वेडिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। माई टीचर एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज फॉर बींग लेट, इसका एंटोनिम बताना है। तो एक तरफ तो आपके टीचर ने मान लिया कि भाई आप जो बता रहे हो कि लेट हो गए तो वो वैलिड है, तो दूसरी तरफ उन्होंने बोल दिया ये बहाने मत लगाओ, मुझे पता तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे कि आपने 2 बारी बोल दिया कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई, मेरे दादाजी की डेथ हो गई इसलिए छुट्टियां कर ली, बोलेगा पिछले बारी भी तो तुम्हारे दादाजी की डेथ हो गई थी, अब झूठ अपने कहीं और दिखाना। तो रिजेक्टेड, ऑप्शन बी रिजेक्टेड इज करेक्ट। ट्रस्टेड मतलब भरोसा, अग्रीड मतलब मानना, बिलीव्ड मतलब अगेन यकीन करना। अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, हमने ये चीज़ पहले भी करी है। जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है, एविएशन इंडस्ट्री, ये पार्ट क्या बताता है, हवा, ठीक है। तो एवियरी क्या होगा, पक्षियों के रहने की जगह, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बरो, बरो में खरगोश वगैरह रहते हैं। एपियरी, एपियरी मतलब मधुमक्खी का जो घर होता है। और डॉर्मिट्री, डॉर्मिट्री मतलब जहाँ पे हम इंसान लोग रहते हैं डॉर्म में, ठीक है, वो होता है डॉर्मिट्री। सो ऑप्शन ए एवियरी इज करेक्ट। डिसेबिलिटी वॉज व्यूड एज गॉड्स रिट्रीब्यूशन फॉर विकेटनेस इन द पास्ट, बोल रहे हैं पुराने ज़माने में अगर किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में कोई डिसेबिलिटी होती थी तो वो ऐसा माना जाता था कि आपके पिछले कर्मों के फल के स्वरूप, सज़ा के स्वरूप ये आपको डिफॉर्मिटी हुई है। तो रिट्रीब्यूशन ऑफ विकेटनेस मतलब पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। रिवेंज फॉर लीगल वर्क, बदला लेना कुछ लीगल कार्रवाई के लिए। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग। पे बैक फॉर डूइंग हेल्प, आपको अच्छा काम किया उसके लिए आपको कुछ सहायता मिली। फाइन फॉर मिसबिहेवियर, कि आपने कुछ गलत बिहेव किया उसके लिए आपको फाइन चढ़ाया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।